Good morning, students. Today we will study about the second part of chapter 4 history, which is the first civilization in India. In the previous part, we have studied about the various civilizations and their features, and now we will study about the main feature of Harappan cities. In this series, we have studied first part, the well-planned cities, and now we will study about the second number, well-planned houses. In this part, we will study about the second features of this civilization. Let's start. Well-planned houses. Houses in general where two or more storied, comprising of a central courtyard, there to four living rooms, a kitchen, and a bathroom. In the Kalibangan, many houses had their own wells in the courtyard. देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला पार्ट हम लोग देखे थे वेल प्लान्ड सिटीज कि जो शहरों की व्यवस्था थी वो आधुनिक व्यवस्था की तरह जो मॉडर्न कंडीशंस हैं, मॉडर्न स्थिति हाउसेज की हैं, उस तरह से डेवलप्ड वेल मेंटेन्ड हाउसेज की व्यवस्था थी. अब सेकंड नंबर में है वेल प्लान्ड हाउसेज में है. तो हाउसेज इन जनरल वेल टू आर मोर स्टोरेज. जो घर थे उस समय दो महले होते थे या सिंगल स्टोरेज होते थे. आंगन में क्या क्या होता था? कंप्राइजिंग ऑफ सेंट्रल कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड में क्या होता है कि जो घर के केंद्र सेंटर में क्या होता है, कोर्टयार्ड होता था, आंगन होता था. 3 और टू 4 लिविंग रूम्स, 3 से 4 लिविंग रूम होते थे, एक किचन होता था, एक बाथरूम होता था. इन कालीबंगन मैनी हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स इन द कोर्टयार्ड. कालीबंगन में देखने को मिला है कि बहुत से घर ऐसे थे जिसके आंगन में कुएं की व्यवस्था होती थी जिससे लोग पानी पीने की व्यवस्था करते थे. हाउसेज वेयर कंस्ट्रक्टेड विथ स्टैंडर्डाइज्ड बर्न ब्रिक्स. जो घर बने होते थे वो पके हुए ईंटों से बनी होती थी. एल्सवेयर इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मड ब्रिक्स वेयर यूज्ड एंड बर्न ब्रिक्स वेयर ऑलमोस्ट अननोन. इसके पहले तो देखते थे कि जो पके हुए ईंटों का यूज बहुत कम होता था और कीचड़ का यूज, मिट्टी का यूज, खरपतवार का यूज लोग घर बनवाने के लिए करते थे. चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं, ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है जो आजकल हमारे यहाँ जो नाली की व्यवस्था होती है, हर गांव में हर घर से जल निकासी के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम. तो उस समय जो जल निकासी की व्यवस्था क्या थी उस समय की ऐसी मानी जाती है कि सबसे अच्छी जो ड्रेनेज सिस्टम थी. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली वाज रिमार्केबल. ड्रेन्स कनेक्टेड बाथरूम्स इन द हाउसेज विद ड्रेन्स इन द स्ट्रीट्स. जो ड्रेनेज सिस्टम होते थे वो बाथरूम से लेकर के कहाँ पे कनेक्ट होते थे, जो गलियों में निकलते थे ड्रेन्स वहाँ पे कनेक्ट होते थे. मतलब कि घर से जो नाली निकलती थी वो गली की नाली में जाकर जुड़ जाती थी. द वाटर फ्रॉम ड्रेन्स फ्लोड इनटू द रिवर. और इन नालियों से जो पानी निकलने वाला था वो कहाँ जाके मिलता था, नदियों में. सेवर्स इन द स्ट्रीट्स वेयर कवर्ड विथ लार्ज ब्रिक्स स्लैब्स एंड they were also provided with manholes at the regular intervals for inspections and repairs. जो इसका मेन पार्ट होता था ना, इसे क्या करते थे, कवर्ड करके रखते थे, ढक के रखते थे, जिससे कि कभी आवश्यकता पड़ने पर या नाली जाम होने पर उसको फिर से उठाकर उसको रिपेयर किया जा सकते. नो अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस हैड सच ए डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम. और अन्य किसी ऐसे सिविलाइजेशन में ऐसे ड्रेनेज सिस्टम की या जल निकासी की व्यवस्था
नहीं थी। इट आल्सो इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस दे गेव टू हेल्थ एंड हाइजीन। इस तरह से क्या होता था कि इस तरह से इस सिविलाइजेशन में स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही विशेष ध्यान रखा गया था, जिससे कि क्या होगा, जब शहरों में नगरों में गंदगी कम होगी, नालियाँ कम जाम होंगी, गंदगी कम होगी, तो फिर रोगों की भी संभावना कम हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स। उस समय जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिली है, जो भवन मिले हैं, उसमें एक विशेष नाम लिया जाता है किसका, द ग्रेट बाथ, जिसे बोलते हैं स्नानागार। द ग्रेट बाथ एट ए मोहनजोदारो सीम्स टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग। इट हैज ए टैंक मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक्स। इसमें क्या था, टैंक मीन्स क्या, तालाब था, जो किससे बना था, सुंदर ईंटों से बना था। ब्रिक स्टेप्स लेड अप टू द टैंक। द बॉटम ऑफ द टैंक हैज ड्रेन्स टू इम्पटी इट। इसमें क्या ऐसी व्यवस्था लगी थी नीचे तल में कि जिससे तालाब के गंदे पानी को समय समय पर खाली भी किया जा सके। द ग्रेट बाथ वाज प्रॉबेबली यूज्ड फॉर सम इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स और सेरेमनीज ऑन सर्टेन रिलीजियस फेस्टिवल्स। और इस ग्रेट बाथ का यूज कभी विशेष ओकेजन पर ही किया जाता था। ग्रैनरी, ग्रैनरी क्या था, जो अन्नागार जिसे बोलते थे, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था, उसे क्या बोलते थे, ग्रैनरी। द ग्रेन वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। द सिटाडल एट हड़प्पा हैज 6 ग्रैनरीज ड्यूरिंग फेमनी। द ग्रेन्स स्टोर्ड इन द ग्रैनरीज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपुल। और जब किसी कोई आपदा आती थी तो इसमें जो अनाज स्टोर किया जाता था, इस स्टोर्ड अनाज को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अब इसके बाद मिलता है ब्रिक डकयार्ड। The presence of the dockyard at Lothar indicates that it was probably a port city. Fire altars found in the Lothar and Kalibangan indicates that some kind of sacrifice was performed here. तो ये जो स्थान था ब्रिक डकयार्ड, यहाँ पे कुछ स्पेशल ओकेजन पर कुछ स्पेशल एक्शंस ही किए जाते थे। लाइफ ऑफ द पीपल, उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। उस समय के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कृषि थी। द ट्राई मॉडल ऑफ प्लाऊ फाउंड हेयर सिग्निफाई दैट द प्लाऊ वेयर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर्स। जो मॉडल प्लाऊ मिले हैं, खिलौने जो मिले हैं, उनसे देखने से पता चलता था कि इसमें एग्रीकल्चर के लिए किस तरह के प्लाऊ की यूज करते थे। सिंस मोस्ट ऑफ द सिटीज here were built on the river banks, there was a regular supply of water available for cultivation। यहाँ पे देखा जाता था इस सभ्यता में कि जो मैक्सिमम शहरों का या खेती का प्रमाण मिला है वो नदियों के किनारे मिला है। कि नदियों के किनारे क्यों मिला है, जिससे कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा मिलती रहे। द एनुअल फ्लोड्स इन द इंडस रिवर मेड द लैंड वेरी फर्टाइल। और हर साल जो नदियों में आने वाली बाढ़ होती थी, उस बाढ़ के कारण वहाँ की जो भूमि अत्यधिक उपजाऊ हो जाती थी। द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज सो दैट दे हैड इनफ स्टॉक ऑफ ग्रेन्स एंड वेयर प्रॉस्परस। तो जो ग्रेनरीज ये बताती है, ग्रेनरीज की उपस्थिति, जो 4-4, 6-6 ग्रेनरीज मिली हैं, ये बताते हैं कि अनाज की उपलब्धता उस समय ज़्यादा होती थी। जो खाने से ज़्यादा अन्न उत्पन्न होता था उसे लोग स्टोर करके आपदा के समय के लिए रखते थे। The use of burnt brick for making houses indicates that they were used for protection against floods। जो पके हुए ईंटों का यूज होता था, इन ईंटों के यूज से यह पता चलता है कि लोग बाढ़ से बचाव के लिए पहले से ही अपनी व्यवस्था बनाते थे। द एविडेंस ऑफ बार्ली फ्रॉम द साइट ऑफ बनवाली इंडिकेट दैट व्हीट एंड द बार्ली वेयर द मेन क्रॉप्स। राइस हुक्स founded enabled clay and pottery indicate the rice was grown in Lothal। देखिए उसमें जो कुछ साक्ष्य मिले हैं गेहूं के और जौ के, चावल के और जो मिट्टी के बर्तनों के जो टुकड़े मिले हुए हैं, इंडिकेट्स करते हैं कि यहाँ पे इन फसलों की बुआई, जुताई गुड़ाई बढ़िया से की जाती थी। दे इवन ग्रीव कॉटन एंड फैक्ट दे वेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉटन ग्रोवर। ये कॉटन का भी एग्रीकल्चर में यूज करते थे, कृषि में
पैदा करते थे। और उस समय कॉटन के क्षेत्र में नंबर 1, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉटन ग्रोवर, यही सिविलाइजेशन जानी जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स कि एंशिएंट पीरियड में जो लोग थे वे कौन कौन से जानवर पालते थे। द पिक्चर ऑफ एनिमल्स सच एज बाइसन, राइनोसोरस, टाइगर, कैमल, हम्प्ड बुल एंड एलिफेंट्स ऑन द शील्ड टेल अस दैट they were familiar with these animals. Remains of the animals as well as the terracotta figures of buffaloes as well as the cows, oxen, goat, pigs and sheep prove that these animals were domesticated. देखिए कुछ जो खुदाई में जानवरों की मूर्तियाँ मिली हैं, रिमेन्स मिले हैं, अवशेष जिसको कहते हैं, ये जो मिले हैं इनको देखने से लगता है कि ये जो जानवर हैं ये प्राचीन काल के लोगों के द्वारा पाले जाते थे और ये ज़्यादा लोगों से ज़्यादा फैमिलियर जानवर होते थे। उसमें से कुछ स्पेशल एनिमल जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स वेयर केप्ट एज पेट एनिमल्स, बिल्ली और कुत्तों को लोग पालतू जानवर के रूप में रखते थे। एविडेंस ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ देखने से सब मिलता है। Evidence of specimens of alternates and horns of the different kinds of deer and stage have been found. Flashing was popular too. जो हिरन के सींग मिले हैं तो उन अवशेषों को देखने से ऐसा लगता है कि उनके मीट का यूज, मांस का यूज ये लोग करते थे, जिसके लिए ये सब इन जानवरों को पालते भी थे। चलिए आगे देखते हैं फूड। इंडस वैली पीपल आर एट हेल्दी डाइट, पीपल प्रॉबली एट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैन मीट। तो उस समय का जो भोजन था, लोग मीट की जगह ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते थे। द स्टडी ऑफ टीथ इन द स्केलेटन shows that men were better fed than women. Most people had healthy teeth. तो जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों का अध्ययन करने से पता चला है कि जो पुरुषों के दांत थे वो महिलाओं के दांत की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत थे। चलिए आगे देखते हैं ड्रेस। दे यूज बोथ कॉटन एंड वुलन गारमेंट्स, धोती एंड शॉल। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम मोहनजोदारो। देखिए उनका जो कॉमन ड्रेस था, कॉटन का कपड़ा यूज करते थे, कॉटन और वुलन दोनों कपड़े यूज करते थे, धोती और शॉल ये सब उनके मुख्य परिधान थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे इन्होंने कॉटन के कुछ टुकड़े मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त किए हैं, इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा था। चलिए आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में देखा जाए तो हड़प्पन्स वेयर स्किल्ड क्राफ्टमैन। तो हड़प्पा के लोग जो थे ये पेशेवर बहुत ही कुशल क्राफ्टमैन थे। ब्यूटीफुल फिगरनेस ऑफ स्टेचूज ऑफ मेन एंड एनिमल्स डिस्कवर फ्रॉम द हड़प्पन साइट्स सो दैट दे हैड मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन आर्ट एंड क्राफ्ट। तो तमाम जो मूर्तियाँ मिली हैं इन मूर्तियों को देखने से लगता है कि हड़प्पन्स जो थे ये स्पेशल कलाकार थे इन सब के। दे हैड मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस इन आर्ट एंड क्राफ्ट। आगे देखिए क्या मिला है। द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदारो इज स्पेशली फेमस। तो मोहनजोदारो के खुदाई में जो डांसिंग गर्ल की एक स्टैचू मिली है, ब्रॉन्ज जो किसकी है, ब्रॉन्ज की है, इससे यह बहुत ही फेमस है। इट आल्सो शोज देयर लव फॉर डांसिंग। और ये जैसे इस मूर्ति को देखने से ऐसा लगता है कि लोग डांसिंग को बहुत ही पसंद करते थे। द स्टैचू ऑफ ए डांसर एंड द बस्ट ऑफ ए बियर्ड मैन टर्म्ड एज प्राइज्ड किंग हु परहैप्स हैड सम पोजीशन इन इम्पोर्टेंस shows even that beautiful embroideries on his shawl. The statue of a dancer standing on one leg. देखिए ऐसी कैसी तमाम मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें कुछ मूर्तियों को देखने से लगता है कि वो जो मूर्ति मिली है वो राजा के पोजीशन में है और एक
वन लेग पे डांसिंग पोजीशन पे एक गर्ल की स्टैचू मिली है। इससे इससे पता चलता है कि जो स्टैचू है ये बताती है कि वहाँ के लोग डांसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेटल्स मिले हैं वो मेटल्स कौन कौन से हैं? पीपल वेयर ब्रॉन्ज, टिन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, आयरन वाज नॉट नोन। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेटल के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं थे। तो उस समय के जो लोग थे उनको ब्रॉन्ज, टिन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, आयरन इन सब की जानकारी नहीं थी। उनको स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किसकी थी? मिट्टी के बर्तनों की या मिट्टी की जानकारी थी। चलिए पॉटरी देखते हैं। ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ ग्लेज्ड एंड कलर्ड पॉटरी विथ ब्यूटीफुल डिजाइन इंडिकेट्स देयर हाई लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। इन फैक्ट their glazed pottery is earliest of its kind of their in their ancient world। देखिए तो पॉटरी जो उनकी मिली है, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उन पे बनी हुई जो डिजाइन है, सुंदर सुंदर डिजाइनों को देख करके पता चलता है कि ये लोग क्या थे? हाई लेवल क्राफ्टमैन थे। मतलब कि मिट्टी के बर्तनों को बनाने में इनकी कलाकारी बहुत ही उच्च कोटि की थी। और इस तरह की कलाकारी प्राचीन वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती थी और जो बहुत ही अपने लिए अपने आप में बहुत ही फेमस थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग हड़प्पन सोसाइटी के या मोहनजोदड़ो सोसाइटी के या जो प्राचीन काल के तमाम सील्स हैं, रिलीजन्स हैं और मैक्सिमम चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे। और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश में आप लोग बुक को रीड करते रहिए, बुक को रीड करिए और बुक में कोई भी समस्या होती है तो आप लोग तुरंत हमसे संपर्क करिए, पूछिए। चलिए देखते हैं रिलीजन क्या है। द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजन बिलीव्स ऑफ द हड़प्पन पीपल आर सील्स, स्क्रिप्चर एंड टेराकोटा फिगरिंग फाउंड हियर। तो उसमें जो धर्मों की पहचान कैसे मिलती थी? तो धर्म की पहचान उनके द्वारा पहने जाने वाले जो थे सील्स थे, स्क्रिप्चर्स थे और टेराकोटा जो कपड़े मिले हैं, धागे मिले हैं, उनके द्वारा ही पहचान मिलती है कि किस धर्म के कौन से लोग रहे होंगे। द इनग्रेविंग ऑफ द बुल में इम्प्लाई दैट बुल वाज कंसिडर्ड सैक्रेड। ए क्ले फिगर ऑफ ए फीमेल डाइटी शोज दैट दे वर्शिप्ड मदर गॉडेज। तो जो मिट्टी की मूर्ति मिली है, फीमेल गॉड देवी की मूर्ति मिली है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि लोग उस समय देवी की पूजा ज़्यादा करते थे। और अंत में हम लोग देखते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ था? द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिगेन टू डिक्लाइन अराउंड द 1800 BCE। बाय अबाउट 1500 BCE मोस्ट ऑफ द सिटीज वेयर अबंडेंट। डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव गिवन डिफरेंट रीजन फॉर दिस। तो जो अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के अलग अलग कारण दिए हैं, उनमें से कुछ लिखे हैं, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। सम बिलीव दैट द सिटीज वेयर डिस्ट्रॉयड बाय सम नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक और डिजीज। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं थी या दैवी प्राकृतिक शक्तियाँ थी उन्होंने इस सभ्यता का विनाश किया, जैसे कि अर्थक्वेक हो या डिजीज हो, महामारी हो, इन सब के कारण सभ्यता का अंत हो गया। अगला कारण दे दिया है फ्लूड्स, बाढ़, क्योंकि ये जो इस सभ्यता का विकास सिंधु रिवर के किनारे हुआ था और सिंधु रिवर में अक्सर क्या होती थी? बाढ़ आ जाती थी। तो लोग इस सभ्यता के पतन का एक कारण फ्लूड्स भी मानते हैं। एविडेंस ऑफ रिपीटेड फ्लूडिंग एट द मोहनजोदारो इंडिकेट्स दैट पीपल माइट हैव मूव्ड टू सेफर एरियाज ड्यू टू फ्लूड्स। तो वहाँ पे अक्सर बाढ़ आने के कारण ऐसा माना जाता है कि लोग इस क्षेत्र से हटकर कहीं सुरक्षित जोन में चले गए। द रिवर ड्राइड अप और चेंज इट्स कोर्स एंड द एरिया बिकेम इनफर्टाइल। एक कारण वो लोग मानते हैं कि नदी धीरे धीरे क्या हो गई, यहाँ पे सूख गई और जिससे यहाँ की जो फर्टिलिटी जो थी लैंड की वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, जिसके कारण लोग यहाँ से चले गए होंगे। अटैक बाय फॉरेन इन्वेडर्स, जो विदेशी शक्तियों के द्वारा, ताकतों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा अटैक के कारण भी लोग यहाँ से छोड़ सकते हैं, ऐसा माना जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ डिजर्ट्स,
डिक्लिन ऑफ फर्टिलिटी एंड फॉल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। तो धीरे धीरे ज़मीन का अनउपजाऊ होना और डेजर्ट के रूप में विकसित हो जाना, इसकी उपजाऊ क्षमता का धीरे धीरे कम हो जाना, ये सभी कारण भी क्या थे, इन लोगों के डिक्लिन के कारण बने। ऑल दिस फैक्टर्स माइट हैव कलेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लिन ऑफ दिस ग्रेट सिविलाइजेशंस। तो ये सब जो कारण है इस सभ्यता के पतन के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आगे आप लोग चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए। जब भी आप चैप्टर पढ़िए तो बुक को सामने रख कर के, नोट्स बुक को सामने रख कर के पढ़िए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे हमसे संपर्क करें। थैंक यू।